गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे 5th एंड 6th अप्रैल 2026 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 5th एंड 6th अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी रहेंगे उन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे थ्रू एमसीक्यूज। सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके सभी एग्जामिनेशन के लिए, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। करते हैं सेशन की शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस 2026 इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट एंड व्हाट इज इट्स थीम। अंतरराष्ट्रीय माइंस जागरूकता दिवस 2026 किस तिथि को मनाया गया है और इसका विषय क्या है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज अप्रैल 4। और इसकी थीम रहेगी इन्वेस्ट इन पीस, इन्वेस्ट इन माइन एक्शन। हिस्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट अगर हम देखें तो इस दिन को डिक्लेयर किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 8 दिसंबर 2005 को, और फर्स्ट टाइम 2006 में इसको ऑब्जर्व किया गया था। इसका मेन एम है अवेयरनेस रेज करना अबाउट लैंड माइंस एंड प्रमोट ग्लोबल कोऑपरेशन इन माइन क्लियरेंस। थीम 2026 की क्या है, तो 2026 में इसकी थीम रहेगी इन्वेस्ट इन पीस, इन्वेस्ट इन माइन एक्शन, जो कि यहाँ पे स्ट्रेस करती है दैट पीस कैन नॉट बी सस्टेन वेयर लैंड माइंस एंड एक्सप्लोसिव रेमनेंट्स ऑफ वार एग्जिस्ट। जहां पर भी माइंस रहेगी और एक्सप्लोसिव रहेंगे वहां पर शांति नहीं रह सकती। ग्लोबल लीगल फ्रेमवर्क अगर हम देखें तो माइन बैन ट्रीटी 1997 में की गई थी। कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन 2008 में किया गया था, और कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी 2006 में किया गया था। माइन एक्शन वाई इट मैटर्स अगर हम देखें तो डिटेंशन एंड रिमूवल ऑफ माइंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विक्टिम्स असिस्टेंस एंड रिहेबिलिटेशन की जानी चाहिए, पॉलिसी डेवलपमेंट किया जाना चाहिए, पॉलिसी एंड डेवलपमेंट और इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन माइन और जो एक्सप्लोसिव है, इम्प्रोमाइज एक्सप्लोसिव जो डिवाइसेज है इनके अगेंस्ट इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन की जानी चाहिए। कोऑर्डिनेटेड ग्लोबली बाय यूनाइटेड नेशंस माइन एक्शन सर्विसेज, तो इन सबको कौन कोऑर्डिनेट करता है ग्लोबली? यूनाइटेड नेशंस माइन एक्शन सर्विसेज। Next question, as per the Athletics Integrity Unit report of April 2026, which country has the highest number of suspended track and field athletes due to doping violations? Athletics Integrity Unit की अप्रैल 2026 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश के सबसे अधिक ट्रैक एंड फील्ड खिलाड़ी डोपिंग उल्लंघन के कारण निलंबित है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज इंडिया। और टोटल एथलीट्स इंडिया के जो यहाँ पे बैन किए गए हैं वो है 148। एथलेटिक इंटीग्रिटी यूनिटी जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसको एस्टेब्लिश किया गया वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा, और ये मॉनिटर करती है डोपिंग, इन्वेस्टिगेट करती है ये वायलेशन जो इसमें की जाती हैं, और एनफोर्स करती है ये बैन्स, और इंश्योर करती है ये फेयर प्ले ग्लोबली। इंडिया की पोजीशन अगर हम एज ऑन 2026 देखें तो इंडिया के 148 एथलीट्स सस्पेंडेड हैं, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, और इंडिया ने यहाँ पे सरपास किया है 2026 में केनिया को। केनिया में 146 एथलीट्स जो है वो सस्पेंडेड हैं, और उसके बाद थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे रशिया आ जाता है विद 66 एथलीट्स सस्पेंडेड। प्रोमिनेंट नेम्स अगर हम इंडिया में देखें तो दूती चंद सर्विंग अ 4-year बैन सिंस 2022, परवेज खान बैंड टिल 2030, धनलक्ष्मी शेखर फेसिंग एन 8-year सस्पेंशन। किस तरह की वायलेशंस यहाँ पे रहती है, तो डोपिंग में यूज ऑफ बैंड सब्सटेंसेस, टेम्परिंग अगर सैंपल्स के साथ की जाए, इवेडिंग डोपिंग टेस्ट, और ट्रैफिकिंग बैंड सब्सटेंसेस। वाडा रिपोर्ट 2024 अगर हम देखें तो नियरली 260 इंडियन एथलीट्स टेस्टेड पॉजिटिव, 3.6% पॉजिटिव रेट ये रहा है अमंग द हाईएस्ट ग्लोबली। ओवर 7,100 सैंपल कलेक्टेड बाय नाडा, नो अदर कंट्री recorded doping cases in triple digit. Next question, which state secured the top position in the inaugural खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026? किस राज्य ने प्रथम संस्करण खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज कर्नाटका। और कर्नाटका ने यहाँ पे 23 गोल्ड जीते हैं। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 जो अभी 4 अप्रैल को कंक्लूड किया गया, इसको होस्ट किया गया था फर्स्ट टाइम छत्तीसगढ़ के द्वारा, और अगर हम देखें तो ओवर 32% ट्राइबल पॉपुलेशन छत्तीसगढ़ में रहती है। नियरली 3,800 एथलीट्स फ्रॉम 30 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी इसमें पार्टिसिपेट किए थे अक्रॉस 9 डिसिप्लिन्स। मेडल टैली अगर हम देखें, हाईलाइट अगर देखें तो कर्नाटका फर्स्ट प्लेस पे रहा विथ 23 गोल्ड, 8 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज। उड़ीसा सेकंड पोजीशन पे रहा विथ 21 गोल्ड। झारखंड थर्ड पोजीशन पे रहा विथ 16 गोल्ड, और छत्तीसगढ़ जो होस्ट था यहाँ पे 9th प्लेस पे रहा विद 3 गोल्ड, 10 सिल्वर एंड 6 ब्रॉन्ज।
कर्नाटका की डोमिनेंस किस में रही? तो कर्नाटका ने यहाँ पे अपनी एक्सीलेंस शो की स्विमिंग में 15 गोल्ड और यहाँ पे अगर हम देखें तो एथलेटिक्स में 5 गोल्ड इनके द्वारा जीते गए और रेसलिंग में 3 गोल्ड इनके द्वारा जीते गए कर्नाटका के द्वारा। बैलेंस्ड परफॉर्मेंस यहाँ पे देखी गई अक्रॉस मल्टीपल डिसिप्लिन एंश्योर्ड क्लियर लीड। होस्ट स्टेट यहाँ पे अगर हम देखें छत्तीसगढ़ की परफॉर्मेंस, तो छत्तीसगढ़ में यहाँ पे हाईलाइट यहाँ पे रहा छत्तीसगढ़ का मेंस फुटबॉल, वेयर दे वॉन्ट सिल्वर आफ्टर लूजिंग टू वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द बैरिक बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इन अप्रैल 2026? अप्रैल 2026 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा बैरिक बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर कहां पर उद्घाटित किया गया? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज CSIR CFTRI मैसूरू। इनॉग्रेशन 4 अप्रैल 2026 को की गई एट सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूरू कर्नाटका और इसको लीड किया गया बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। क्या है ये बायोनेस? तो इसको सपोर्ट किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल के द्वारा और ये इसको जो है डिजाइन किया गया है एज अ मॉडर्न इंक्यूबेशन हब विद एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर लैब्स एंड स्टार्टअप स्पेसेस। फोकस इसमें मेनली फूड टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के ऊपर रखा जाता है। इम्पैक्ट अगर हम देखें एज ऑफ मार्च 2026 डाटा, 26 स्टार्टअप्स इसके द्वारा सपोर्ट किए गए हैं इन फिजिकल इंक्यूबेट्स, हाइब्रिड मॉडल्स और ग्रेजुएट वेंचर्स। 12 पेटेंट यहाँ पे फाइल किए गए एंड मल्टीपल रिसर्च पेपर्स इसके द्वारा जो है वो पब्लिश किए गए। की टेक्नोलॉजी एरिया इसका न्यूट्राक्यूटिकल्स यहाँ पे रहेगा, हेल्थ फोकस फूड प्रोडक्ट्स, प्रिसीजन फर्मेंटेशन, एडवांस्ड माइक्रोबियल प्रोडक्शन, प्रोबायोटिक एंड पोस्टबायोटिक बट गट हेल्थ इनोवेशंस, CRISPR based technology, gene editing application of botanical and plant based products. Next question, what is the purpose of newly launched Know Your Candidate feature on the ECI Net platform by Election Commission of India in 2026? तो भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा 2026 में ECI नेट प्लेटफॉर्म पर शुरू की गई नो योर कैंडिडेट सुविधा का क्या उद्देश्य है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज टू अलाउ वोटर्स टू एक्सेस वेरीफाइड कैंडिडेट डिटेल्स। तो अभी रिसेंटली अप्रैल 2026 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पे जो है वो इंट्रोड्यूस किया है असेंबली इलेक्शन जो आसाम, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और पुडुचेरी में होने हैं उससे जस्ट बिफोर यहाँ पे जो है वो KYC नो योर कैंडिडेट यहाँ पे लॉन्च किया गया है पोर्टल ECI के द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। क्या एम है इसका? तो इसका एम है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड डिजिटल पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी। क्या है ये नो योर कैंडिडेट फीचर डिटेल? तो इसमें जो भी कैंडिडेट होगा जो खड़ा है इलेक्शन में उसके रिगार्डिंग अगर कोई क्रिमिनल डाटा रहता है, एसेट्स उसका क्या है, एसेट एंड लाइबिलिटीज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसकी क्या है, वेरीफाइड सोशल मीडिया प्रोफाइल्स उस कैंडिडेट के सभी इस पे प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पे अलाउ किया जाएगा वोटर्स को, वो डाउनलोड कर पाएंगे फॉर्म 26 एफिडेविट जिसमें कैंडिडेट की विच एवरी कैंडिडेट मस्ट सबमिट ड्यूरिंग नॉमिनेशन के टाइम जो भी कैंडिडेट फॉर्म 26 एफिडेविट सबमिट करता है उसको वोटर्स डाउनलोड कर सकेंगे जिसमें उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। ECI नेट प्लेटफॉर्म क्या है? तो ये इसको डिस्क्राइब किया जाता है एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्टोरल डिजिटल प्लेटफॉर्म इंटीग्रेटिंग 40+ एप्लीकेशंस एंड पोर्टल्स। सर्विसेज इसमें क्या रहती है? तो वोटर रजिस्ट्रेशन एंड रोल सर्च, एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैकिंग, ग्रीवियंस रिड्रेसल, डिजिटल वोटर ID एक्सेट्रा। इसके अलावा इंटीग्रेटेड टूल्स में यहाँ पे सी विजिल यहाँ पे लाया गया है जिसमें यहाँ पे जो कि रिपोर्ट करता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन, और सक्षम यहाँ पे लाया गया है टू असिस्ट द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर which painting by Raja Ravi Verma set the record as the most expensive artwork ever sold in India in 2026? किस चित्रकला ने 2026 में भारत में अब तक की सबसे महंगी कलाकृति का रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज यशोदा एंड कृष्णा। तो अभी ऑक्शन 2 अप्रैल 2026 को की गई सेफ्रोनाट स्प्रिंग लाइव ऑक्शन मुंबई में इसको आयोजित किया गया और ये जो सेल प्राइस इस पेंटिंग का रहा, यशोदा एंड कृष्णा की जो पेंटिंग थी इसका सेल प्राइस यहाँ पे रहा ₹167.2 करोड़, अप्रोक्सीमेट $18 मिलियन। और बायर कौन थे इसके, किसने इसको खरीदा? तो साइरस एस पूनावाला जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट है और फाउंडर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के।
अगर हम हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट इस पेंटिंग का देखें तो इस पेंटिंग को क्रिएट किया गया है बाय राजा रवि वर्मा। और ये जो पेंटिंग है ये डिपिक्ट करती है माइथोलॉजिकल मोमेंट, जिसमें यशोदा माता अपने इन्फेंट कृष्णा के साथ यहाँ पे दिखाई गई हैं। ये जो पेंटिंग है इसने यहाँ पे सरपास कर दिया है प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ एम.एफ. हुसैन्स अनटाइटल्ड ग्राम यात्रा विच सोल्ड फॉर, जो कितने में बिकी थी 2025 में 118 करोड़ की वो बेची गई थी। सिग्निफिकेंस इसका क्या होता है यहाँ पे, तो ये मार्क करता है एक न्यू बेंचमार्क इन इंडियन आर्ट एंड ऑक्शन, हाईलाइट करता है हमारा ग्लोबल रिकॉग्निशन इंडियन हेरिटेज एंड माइथोलॉजी। और अगर हम लिगेसी देखें राजा रवि राम वर्मा की, तो इनका जो जन्म था वो 1848 में त्रैवनकोर केरला में हुआ था, और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था यूरोपियन ऑयल पेंटिंग टेक्निक को इंडियन आर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑथर द बुक टाइड्स ऑफ टाइम भारत्स हिस्ट्री थ्रू म्यूरल्स इन पार्लियामेंट, रिलीज्ड इन अप्रैल 2026। तो अब अभी अप्रैल 2026 में प्रकाशित पुस्तक टाइड्स ऑफ टाइम भारत का इतिहास संसद की भित्ति चित्रों के माध्यम से किसने लिखी है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज सुधा मूर्ति। तो अगर हम देखें ये जो बुक थी इसको रिलीज़ किया गया 1 अप्रैल 2026 को संविधान सदन ओल्ड पार्लियामेंट हाउस में न्यू दिल्ली में, और इसको लॉन्च किया गया बाय वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन के द्वारा इन द प्रेजेंस ऑफ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला एंड अदर डिग्निटरीज। बुक क्या है ये, तो बुक का टाइटल यहाँ पे आ जाता है टाइड्स ऑफ टाइम्स भारत हिस्ट्री थ्रू म्यूरल्स इन पार्लियामेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट की जो भित्ति चित्र है उससे भारत की हिस्ट्री को जानना, ये यहाँ पे टाइटल रखा गया है। और इस बुक को ऑथर किया है बाय सुधा मूर्ति, जो कि एक फिलैंथ्रोपिस्ट, राइटर और राज्यसभा मेंबर हैं। ये बुक इसको पब्लिश किया गया लोकसभा सेक्रेटरीट के द्वारा, और इस बुक में 124 जो भित्ति चित्र हैं पार्लियामेंट के उनको यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है, जो कि इंडिया की सिविलाइजेशन जर्नी को यहाँ पे शो करते हैं। कौन कौन सी थीम्स यहाँ पे कवर की गई हैं, तो इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडियाज एंशिएंट रूट, कंट्रीब्यूशन ऑफ थिंकर्स लाइक वाल्मीकि, चाणक्य, महावीर, बुद्धा, अशोकाज रेन एंड स्प्रेड ऑफ धर्मा, और छत्रपति शिवाजी महाराज लीगेसी, भक्ति मूवमेंट एंड कल्चर रेनिसा, आर्किटेक्चर मार्वल्स लाइक कोनार्क टेम्पल एंड इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल इंक्लूडिंग दांडी मार्च, ये थीम भी इसमें यहाँ पे कवर की गई हैं। Next question, what is the theme of Microsoft's AI transcription model launched in 2026 with a 3.9% error rate? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 2026 में लॉन्च किया गया कौन सा एआई ट्रांसक्रिप्शन मॉडल 3.9% त्रुटि दर के साथ आया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज MAI ट्रांसक्राइब 1। तो अभी माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया MAI ट्रांसक्राइब 1 अप्रैल में, और इसको डिज़ाइन किया गया है फास्ट, लो कॉस्ट, हाईली एक्यूरेट स्पीच टू टेक्स्ट सॉल्यूशन के रूप में। और इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो इसने अचीव किया है 3.9% वर्ड एरर रेट, जो कि यहाँ पे नंबर 1 रहता है ऑन फ्लूरस बेंचमार्क अक्रॉस मल्टीपल लैंग्वेजेस। गूगल की जेमिनाई 3.1 फ्लैश के साथ जब इसको कंपेयर किया गया तो यहाँ पे जो है वो इसमें 11 आउट ऑफ 14 में इसने जो है वो 11 आउट ऑफ 14 लैंग्वेजेस में इसने बेटर परफॉर्म किया देन गूगल जेमिनाई 3.1 फ्लैश। अफोर्डेबिलिटी एंड स्पीड अगर हम देखें तो इसकी कॉस्ट आ जाती है यहाँ पे $0.36 पर आवर, और स्पीड इसकी रहती है 2.5x फास्टर देन अज्योर फास्ट ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज। लैंग्वेज सपोर्ट अगर हम देखें तो ये सपोर्ट करता है, इसमें कवर की गई 25 लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग यूरोपियन, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन, एशियन में यहाँ पे हिंदी, जापानीज, कोरियन, चाइनीज और अदर अरेबिक, रशियन एंड टर्किश लैंग्वेजेस को कवर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द संपन्न System for Accounting and Management of Pension Platform is a flagship initiative of which organization? संपन्न सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन प्लेटफॉर्म किस संगठन की प्रमुख पहल है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो अगर हम बात करें संपन्न की, इसको लॉन्च किया गया था 2018 में बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, और इसको मैनेज किया जाता है बाय द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स। पर्पस क्या था इसका, तो ये एक डिजिटल पेंशन प्लेटफॉर्म है सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स का, प्राइमरली फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस। ये यहाँ पे इंश्योर करता है एंड टू एंड पेंशन प्रोसीडिंग्स, जिसमें सैंक्शन, ऑथराइजेशन एंड पेमेंट ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म यहाँ पे रहता है। इसके अलावा ये यहाँ पे एनेबल करता है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर ऑफ पेंशन, एलिमिनेटिंग इंटरमीडिएटरीज। किसी
भी इंटरमीडिएटरी की यहाँ पे ज़रूरत नहीं रहती है इसमें। 2026 में ये क्यों न्यूज़ में आया है रिसेंटली, तो इसको अडॉप्ट किया गया है गोवा गवर्नमेंट के द्वारा और कोचीन पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा टू मॉडर्नाइज पेंशन डिसबर्समेंट। ये यहाँ पे स्ट्रेंथन करेगा गोवा में ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इन पेंशन डिलीवरी। बेनिफिट्स इसके क्या रहते हैं, तो ये इंप्रूव करता है ईज ऑफ लिविंग फॉर पेंशनर्स, प्रोवाइड करता है रियल टाइम ग्रीवांस रिड्रेसल और एनहांस करता है ये अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन पेंशन मैनेजमेंट। Next question, what is the theme of the campaign launched by Madhya Pradesh government in April 2026 to promote the school enrollment? तो अभी अप्रैल में विद्यालय नामांकन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज स्कूल चले हम। तो अभी भोपाल में सीएम मोहन यादव के द्वारा लॉन्च किया गया था इसको, और इसको कंडक्ट किया गया 1 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल 2026 तक इस स्कूल चले हम अभियान को। और इसका मेन टारगेट यहाँ पे रखा गया है चिल्ड्रन अक्रॉस 55 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 50,000 प्लस विलेजेस। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, किस ऑब्जेक्टिव से इसको लॉन्च किया गया, तो बूस्ट करना यूनिवर्सल स्कूल एनरोलमेंट और इंश्योर करना क्वालिटी एजुकेशन इन लाइन विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5.6 करोड़ टेक्स्ट बुक एंड लर्निंग मटेरियल। एनरोलमेंट यहाँ पे इंक्रीज हुई है बाय 19.6%। ओवरऑल एनरोलमेंट गवर्नमेंट स्कूल में यहाँ पे बढ़ा है 32.4%। एजुकेशन क्वालिटी इनिशिएटिव में यहाँ पे संधीपानी विद्यालय जो कि मॉडल स्कूल यहाँ पे रहेंगे फॉर होलिस्टिक लर्निंग, और पीएम श्री विश्वविद्यालय प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इसमें यहाँ पे फोकस दिया जाएगा ऑन मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन। क्यों न्यूज़ में आए हैं, तो ये जो कैंपेन है यहाँ पे मार्क कर रहा है मेजर एनरोलमेंट ड्राइव इन मध्य प्रदेश, और ये यहाँ पे शोकेस कर रहा है गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 गोल एंड ग्रास रूट एजुकेशन रिफॉर्म्स। Next question, Gangotri National Park recently in news for reopening after winter break is located in which state? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो हाल ही में शीतकालीन अवकाश के बाद पुनः खोला गया है किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज उत्तराखंड। तो अगर हम बात करें गंगोत्री की, तो ये सिचुएटेड है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में, और ये कवर करता है 2390 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, और ये लाई करता है अपर कैचमेंट ऑफ भागीरथी रिवर। नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री इसकी टच करती है तिब्बत और ऑटोनोमस रीजन चाइना को, और इसके अलावा ये जो है बॉर्डर शेयर करता है विद केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी साउथ में और गोविंद नेशनल पार्क इन द वेस्ट। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1989 में, और यहाँ पे इंक्लूडेड अगर हम देखें इसका हैबिटेट, इस हैबिटेट में कॉनिफरस ट्री फॉरेस्ट यहाँ पे है, एल्पाइन मिडोज एंड ग्लेशियर्स, और ये फेमस है अपने गौमुखी ग्लेशियर्स के लिए, द ओरिजिन ऑफ गंगा रिवर। एलिवेशन इसकी रेंज करती है 1800 मीटर से लेकर 7083 मीटर तक। तो ये न्यूज़ में आया था क्योंकि इस पार्क को रीओपन कर दिया गया है आफ्टर 6 मंथ विंटर ब्रेक। सीजनल क्लोजर यहाँ पे हर साल किया जाता है जो कि इंश्योर करता है कंजर्वेशन ऑफ फ्रेजाइल हिमालयन इकोसिस्टम एंड सेफ्टी ऑफ विजिटर्स। Next question, according to the study presented by the European Congress, presented at the European Congress on Obesity 2026, individuals with obstructive sleep apnea face what increased risk of cardiovascular events और ऑल कॉज मोर्टेलिटी। तो यूरोपियन कांग्रेस ऑन ओबेसिटी 2026 में प्रस्तुत अध्ययन के अनुसार ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया वाले व्यक्तियों का हृदय संबंधी घटनाओं या सभी कारणों से मृत्यु का कितना अधिक जोखिम यहाँ पे होता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज 71% हायर रिस्क। तो स्टडी कंडक्ट की गई यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड ऑफ 2.9 मिलियन इंडिविजुअल्स। इसमें यहाँ पे 20,300 ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया पेशेंट्स को कंपेयर किया गया विद 97,412 इंडिविजुअल्स विदाउट ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। यहाँ पे 71% हाई रिस्क देखे गए कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स के और डेथ के इन ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया पेशेंट्स में। क्या है ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कैरेक्टरिस्टिक्स? तो ये यहाँ पे इसमें रिपीटेड ब्लॉकेज रहता है अपर एयरवेज का ड्यूरिंग स्लीप, जिसकी वजह से यहाँ पे डिस्टर्बिंग ब्रीदिंग रहती है, पुअर स्लीप क्वालिटी रहती है और ऑक्सीजन की कमी रहती है बॉडी में। स्ट्रांगली इसको लिंक किया गया है विद ओबेसिटी, और 40 to 70% पेशेंट जो हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के वो ओवरवेट यहाँ पे देखे गए हैं और ओबीज देखे गए हैं। कार्डियोवैस्कुलर इम्प्लीकेशंस में इंक्रीज यहाँ पे रिस्क रहता है इनमें हार्ट अटैक का, स्ट्रोक का और क्रोनिक कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेन्स का। न्यूज़ में ये आया था क्योंकि इसके रिगार्डिंग जो फाइंडिंग्स थी इसको प्रेजेंट किया गया था यूरोपियन कांग्रेस ऑन ओबेसिटी 2026 जो कि इस्तांबुल में आयोजित की जा रही थी। एक मेजर ग्लोबल हेल्थ ये कॉन्फ्रेंस है जो कि हाईलाइट करती है ग्रोइंग बर्डन ऑफ स्लीप डिसऑर्डर लिंक्ड विद ओबेसिटी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द जुआंग ट्राइब रिसेंटली इन न्यूज फॉर अ गर्ल्स कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट। तो जुआंग जनजाति जो हाल ही में बाल विवाह के खिलाफ एक लड़की के अभियान के कारण समाचारों में रही, किस भारतीय राज्य से संबंधित है जुआंग ट्राइब? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज उड़ीसा। एक 16 ईयर ओल्ड जुआंग ट्राइब गर्ल है उड़ीसा से, उसने यहाँ पे इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया है अपने गांव के लोगों को टू कंसीडर चाइल्ड मैरिज एंड चाइल्ड हेल्थ प्रैक्टिसेस, जिसकी वजह से क्या है यहाँ पे ये हाईलाइट करता है रोल ऑफ यूथ इन सोशल रिफॉर्म विद इन ट्राइबल कम्युनिटीज। जुआंग ट्राइब की अगर हम बात करें तो ये वन ऑफ द 13 जो पीवीटीजीज है, 62 ट्राइब्स उड़ीसा के, उनमें से 13 जो पीवीटीजीज हैं उनमें से एक है ये जुआंग ट्राइब। प्राइमरली ये क्योंझर एंड धनकनाल डिस्ट्रिक्ट में ये रहती है, और ये जुआंग लैंग्वेज इनके द्वारा बोली जाती है, जो कि पार्ट है मुंडा फैमिली का ऑस्ट्रियो एशियाटिक ग्रुप। सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड इनकी अगर हम देखें तो अराउंड क्लास स्ट्रक्चर्स एंड किनशिप टाइज इसमें देखा जाता है। लाइवलीहुड और कल्चर अगर हम देखें इस टाइप का तो ट्रेडिशनली ये रिलाई करते हैं हंटिंग गैदरिंग एंड लिमिटेड एग्रीकल्चर, और यहाँ पे इनमें शिफ्टिंग देखी जाती है टू बास्केट वीविंग ड्यूरिंग कॉलोनियल फॉरेस्ट रिस्ट्रिक्शंस। हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो इनको लीफ बियरर्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये लीफ बियर करते हैं, वुमेन वोर करती हैं लीफ गर्डल्स एंड मैन स्मॉल लोइन क्लॉथ्स जो है इनके द्वारा पहने जाते हैं। रिलीजन अगर हम देखें इनका तो ये वर्शिप करते हैं सन गॉड को, और इसके बाद जो है ये एनिमिस्टिक बिलीफ इनका रहता है, हर जितने भी जीवित प्राणी हैं उन सभी में ये बिलीव करते हैं, ठीक है। और ये जो है कुछ इसमें हिंदू डेटीज को भी ये जो है वो मानते हैं। Next question, the Namo Drone Didi Yojana recently in news for training women self-help groups as drone pilots is implemented under which mission? नमो ड्रोन दीदी योजना जो हाल ही में महिला एवं स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए समाचारों में रही है, किस मिशन के अंतर्गत लागू की गई? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो क्यों ये न्यूज़ में आया है, तो रिसेंटली कर्नाटका यहाँ पे लीडिंग स्टेट बन गई है इन ट्रेनिंग वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप एज ड्रोन पायलट्स। ये जो स्कीम है ये प्रमोट करती है प्रिसीजन फार्मिंग एंड रूरल लाइवलीहुड एनहांसमेंट। इस स्कीम की अगर हम बात करें तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, और इसका टारगेट है यहाँ पे रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 15,000 ड्रोन्स टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप ड्यूरिंग 2024-25 एंड 2025-2026। सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोवाइड करते हैं रेंटल सर्विसेज टू फार्मर्स फॉर स्प्रेइंग फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड, ठीक है। तो फार्मर्स को ये रेंटल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस अगर हम देखें तो गवर्नमेंट कवर करती है यहाँ पे 80% ऑफ ड्रोन पैकेज कॉस्ट अप टू 8 लाख रुपीज, 8 लाख, और रिमेनिंग 20% जो फाइनेंस रहता है वो वाया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लोन्स विद 3% इंटरेस्ट सबवेंशन यहाँ पे रहता है। ट्रेनिंग सपोर्ट भी इनको प्रोवाइड किया जाता है। 1 मेंबर फ्रॉम ईच सेल्फ हेल्प ग्रुप अंडरगोज और 15 डेज ट्रेनिंग, हर सेल्फ हेल्प ग्रुप से एक मेंबर को 15 दिन की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, जिसमें कि यहाँ पे रहता है मैंडेटरी ड्रोन पायलट सर्टिफिकेशन एंड एग्रीकल्चर एप्लीकेशन ट्रेनिंग। इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क इसको कोऑर्डिनेट किया जाता है बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, सपोर्टेड बाय लीड फर्टिलाइजर कंपनीज फॉर टेक्निकल एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोंगाली बिहू रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन आसाम मार्क्स द विच ओकेजन? तो अभी आसाम में हाल ही में मनाया गया रोंगाली बिहू किस अवसर को दर्शाता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज आसामीज न्यू ईयर एंड स्प्रिंग सीजन। तो अभी आसाम में सेलिब्रेट किया गया रोंगाली बिहू, जिसको कि बोहाग बिहू के नाम से भी जाना जाता है, और ये यहाँ पे मार्क करता है आसामीज न्यू ईयर एंड अराइवल ऑफ स्प्रिंग। ये जो फेस्टिवल है इसको सेलिब्रेट किया जाता है विद बिहू गीत, डांसेस, फीस्ट एंड एक्सचेंज ऑफ गामोचा। सिग्निफिकेंस इसका क्या है, तो ये मोस्ट प्रोमिनेंट यहाँ पे रहता है, मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ 3 बिहू फेस्टिवल, जो कि सिंबलाइज करता है एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी जो है एंड रिन्यूएबल। और रोंगाली वर्ड का मतलब है यहाँ पे रंग, मीनिंग, हैप्पीनेस एंड सेलिब्रेशन। 3 टाइप के बिहू सेलिब्रेट किए जाते हैं आसाम में, जिसमें एक रहता है रोंगाली बिहू और बोहाग बिहू, जो अभी अप्रैल में सेलिब्रेट किया गया, ये मार्क करता है न्यू ईयर एंड स्प्रिंग। कटी बिहू और कोंगाली बिहू अक्टूबर में यहाँ पे जो है वो मार्क करता है, काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट ये रहता है, एग्रीकल्चर फेज ये शो करता है। माघ बिहू और भोगाली बिहू जनवरी में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, हार्वेस्ट फेस्टिवल की तरह जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है विद फेस्टिंग एंड बॉनफायर्स।
कल्चर प्रैक्टिसेस में यहाँ पे ट्रेडिशनल अटायर यहाँ पे पहनी जाती है लोगों के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे जो है मुगा सिल्क और कॉटन यहाँ पे पहना जाता है। एक्सचेंज ऑफ गोमाछा जो कि एक सिंबल यहाँ पे रहता है, सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट एंड अफेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एनफोर्समेंट टास्क फोर्स रिसेंटली इन न्यूज कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। तो हाल ही में समाचारों में रही वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग प्रवर्तन टास्क फोर्स किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो अभी रिसेंटली 128th मीटिंग आयोजित की गई CAQM एनफोर्समेंट टास्क फोर्स की, जो कि यहाँ पे स्ट्रेंथन करता है एनफोर्समेंट स्ट्रेटजीज एंड कोऑर्डिनेट एक्शन अमंग स्टेट्स टू टैकल एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली NCR। अगर हम बात करें CAQM की, CAQM यहाँ पे स्टैंड करता है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। CAQM को एस्टेब्लिश किया गया था अंडर द CAQM एक्ट 2021, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है विद पावर टू इशू लीगली बाइंडिंग डायरेक्शंस और वर्क टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी इंडेक्स एंड एड्रेस इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। जुरिडिक्शन इसकी क्या रहती है? तो ये कवर करता है दिल्ली NCR एंड एडजॉइनिंग स्टेट्स, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, कोऑर्डिनेट विद स्टेट गवर्नमेंट फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स। ये जो मीटिंग है इसको चेयर किया जाता है बाय सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल, जिसमें सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी रैंक इसमें रहता है। और इसके अलावा इसमें एक्स ऑफिशियल मेंबर्स यहाँ पे इंक्लूड रहते हैं फ्रॉम दिल्ली एंड नेबरिंग स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, INS सुनैना recently deployed under the IOS सागर मिशन belongs to which category of Indian Navy vessel? तो INS सुनैना जिसे हाल ही में IOS सागर मिशन के तहत तैनात किया गया है, भारतीय नौसेना के किस श्रेणी के पोतों में आता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स। तो अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया है ये INS सुनैना, इसको फ्लैग ऑफ किया गया एज इंडियन ओशन शिप सागर फ्रॉम मुंबई। मिशन जो था इसको लॉन्च किया गया बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिफेंस संजय सेठ के द्वारा इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। एम क्या है इसका? तो इसका एम है स्ट्रेंथन करना रीजनल मैरीटाइम कोऑपरेशन एंड सेफगार्ड क्रिटिकल सी लाइन मिड वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट। अगर हम बात करें INS सुनैना की, तो ये एक ऑफ शोर पेट्रोल वेसल है इंडियन नेवी की, और इसको डिज़ाइन किया गया सर्विलेंस, एंटी पायरेसी एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस के लिए। सागर कॉन्सेप्ट क्या है? तो सागर यहाँ पे स्टैंड करता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, और इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक विजन है फॉर इंक्लूसिव मैरीटाइम कोऑपरेशन इन द इंडियन ओशन रीजन, ये इसको यहाँ पे हाईलाइट करता है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।